अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहूँगी, अंदर की बात बताएँ कि क्या मामला है? एक तरफ सिविल नाफ़रमानी की कॉल, एक तरफ मुज़ाकरात। इरफ़ान साहब ने अडयाला जेल में कहा है कि जिसने पार्टी छोड़कर जाना है, वो चला जाए। मैं अकेला ही सिविल नाफ़रमानी की कॉल दे दूँगा। फिर अलीमा खान ने भी बाहर आके स्टेटमेंट दी है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि आज असद कैसर की मुलाकात हुई है स्पीकर अयाज सादिक से। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सिविल नाफ़रमानी है, इसमें वो ये नहीं कह रहे कि बिजली के बिल ना जमा कराएँ। वो ये नहीं कह रहे गैस का बिल ना जमा कराएँ। वो ये नहीं कह रहे टैक्स ना दें। वो ये नहीं कह रहे कि आप मेरा मतलब है स्मगलिंग की चीज़ें इस्तेमाल करें। सिविल नाफ़रमानी का जो वाहिद नुक्ता अभी तक सामने आया है, वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ना भेजें। इसका मतलब जो सिविल नाफ़रमानी है, उसका पीटीआई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जुआ अब इमरान खान पीटीआई ओवरसीज पर खेल रहे हैं क्योंकि अब तक तो पीटीआई ओवरसीज जो है हर कॉल की नाकामी का पीटीआई पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती थी और कहती थी कि ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, ये एजेंट हैं, ये है। तो उन्होंने इमरान खान ने अब सारा जुआ पीटीआई ओवरसीज पर खेल लिया कि वो रेमिटेंसेस बंद कर देंगे तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा तो रियासत पाकिस्तान मेरे पाँव में आ जाएगी। टेक्निकल बात ये है। अब ये एक उनका जिस तरह फाइनल कॉल का एक प्लान था कि लाखों लोग आ जाएंगे तो हुकूमत मेरे कदमों में आ जाएगी और मुझे अडियाला से निकाल कर वजीर आजम बना दिया जाएगा। ऐसे ही उनका ख्याल है कि रेमिटेंसेस जीरो हो जाएंगी और फिर हुकुम रियासत पाकिस्तान और आर्मी चीफ मुझे अडियाला से लेकर वजीर आजम बना देगा। ये उनका ख्याल है जिसके लिए वो सिविल नाफरमानी चला रहे हैं। एक मुताद अंदाजा ये है कि ये इस सिविल नाफरमानी की कामयाबी के इम्कानात नहीं है, ये कामयाब नहीं होगी क्योंकि जो लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो अपने अजीज़ो अकारिब, बच्चों, बेगम, माँ-बाप को भेजते हैं, वो कोई हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेजते। अगर वो नहीं भेजेंगे तो उनके बच्चों की फीसें नहीं अदा होंगी या ये नहीं होगा, माँ की दवाई नहीं आएगी, बेगम घर का खर्चा कैसे चलाएगी, घर का किराया कैसे दिया जाएगा, भाई की फीस कैसे होगी। तो लोग अपनी अपनी ज़रूरियात के तहत पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। वो कोई हुकूमत पाकिस्तान को सदका खैरात या डोनेशन नहीं देते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है वो जो घरों की ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होनी होनी है। आप ये कह लें कि जी वो बैंकिंग चैनल से नहीं भेजेंगे तो हुंडी से भेजेंगे। हुकूमत को चाहिए अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने कही है तो हुंडी पे और क्रैकडाउन करें। पाकिस्तान के अंदर 1 रुपया हुंडी से नहीं आना चाहिए। अगर कहीं से हुंडी से पैसा आता हुआ पकड़ा जाए तो लेने और देने वाले दोनों को अंदर कर दें। खुद ही ये सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। इस सिविल नाफरमानी की नाकामी हुंडी हवाले के कारोबार को बंद करने में है। लोगों ने अपनी ज़रूरत के पैसे भेजने हैं, लोगों ने कोई हुकूमत पाकिस्तान को चंदा नहीं देना है। हुकूमत पाकिस्तान का इतना फ़ायदा है कि उनको डॉलर या रियाल आते हैं, वो उसके एवज़ पाकिस्तानियों को रुपए दे देती है। हवा तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी काम हाँ, इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों से बहुत नाराज़ हैं कि वो इस सिविल नाफरमानी की तरवीज नहीं कर रहे। उन्हें गुस्सा है बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं अपील कर रहे, उन्हें गुस्सा है कि सलमान अकरम राजा क्यों नहीं कह रहे कि ओवरसीज पैसे ना भेजें, उन्हें गुस्सा है कि गंडापुर क्यों नहीं कह रहे कि पैसे ना भेजें। जो बात वो कह रहे हैं वो देखिए, इमरान खान को आदत है कि वो एक बात कहें फिर उनकी पूरी सियासी जमात उस बात को कोरस में गाना शुरू कर देती है। तो सिविल नाफरमानी का कोरस अभी शुरू नहीं हुआ। इमरान खान ने गुस्से का इजहार किया है, सबको डांट डपट की है, कहा है कि जिन्हें पार्टी छड़नी है छट जाए। सर, फिर आज जो मुलाकात हुई असद कैसर की अयाज सादिक से, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? कुछ भी नहीं है। देखें, सिविल नाफरमानी और मुज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते। आप ये समझें, 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी है, तो मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? एक तरफ आप इस हुकूमत के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे होंगे, दूसरे मुज़ाकरात कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, लिहाजा ये नॉन स्टार्टर है। ये मेरा ख्याल है पीटीआई ने एक देखें उनके मुतालबात क्या हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन भी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर पर बनाया जाए।
सीनियर मोस्ट 3 जजेस याहिया अफरीदी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, ताकि वो जुडिशल कमीशन उनके हक में फैसला कर दे। मतलब वो कह रहे हैं हमारी मर्जी के जजों पर हमारा जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वो ये थोड़ी कह रहे हैं किसी पर भी बना दें। हुकूमत को अख्तियार थोड़ी दे रहे हैं कि आप ये फलां पे जुडिशल कमीशन बना दें। मेरे ख्याल में ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बन सकता है, ना 26 नवंबर पे बन सकता है। हुकूमत पीटीआई 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी पे कहेगी कि हमने तो बात करने की बहुत कोशिश की, हुकूमत ने बात नहीं की, लिहाजा फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये एक लेम एक्सक्यूज पैदा करने वाली बात है। सियासत में मुज़ाकरात मशरूत नहीं होते। मशरूत मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप फतह कर हासिल कर लें। अगर तो पीटीआई ने फाइनल कॉल वाले दिन फतह हासिल कर ली होती तो फिर उनकी शराइत पे मुज़ाकरात हो जाते हैं। अब उनको शिकस्त हो गई है। शिकस्त के बाद वो इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत को अपनी शराइत डिक्टेट कर सकें। लिहाजा मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। ये सारी फेस सेविंग और पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है। एंड पे सिविल नाफरमानी चलनी है, और सिविल नाफरमानी के नतायज 2 से 3 माह में आएंगे। जब सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी और रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, उसके नतीजे में आगे बात चलेगी। सर आगे बढ़ेंगे और अब आपसे पूछना चाहूँगी ये जो ट्रायो है, जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इस ट्रायो में फैज़ हमीद साहब, फिर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब शामिल थे, बानी पीटीआई। तो सर आपको क्या लगता है कि काफ़ी लोग डिफरेंट आरा रखते हैं कि कोई कहता है खान साहब लीड कर रहे थे, वो कल्प्रिट है, मेन कल्प्रिट है, कोई कहते हैं बुशरा बीबी हैं जो इन इन सबको चला रही थी, कोई कहते हैं फैज़ साहब हैं। तो आपको क्या लगता है कौन है? देखिए, फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, लिहाजा वो आर्मी चीफ की जो तैनाती रुकवा रहे थे नवंबर में, वो खुद आर्मी चीफ बनने के लिए वो तैनाती रुकवा रहे थे ना। इमरान खान फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे, लिहाजा वो फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। तो खान साहब को ये लालच था कि फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाएंगे तो वो वजीर आजम बन जाएंगे, और फैज हमीद को ये लालच था कि वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। लिहाजा यहाँ तो दोनों का मुफाद हमें मुश्तरक नजर आता है, दोनों अपने अपने मुफाद के साथ इकट्ठे चल रहे थे। अब 9 मई पे आ गए। 9 मई भी आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत है, और उस बगावत के नतीजे में फैज हमीद साहब बेनिफिशियरी बन के उभर सकते थे, क्योंकि फैज हमीद साहब का तो ये ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब एक गैर कानूनी आर्मी चीफ हैं, उनको कानूनी और आईनी आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। तो अगर फौज में बगावत हो जाती तो उनका ख्याल है कि वो रिस्टोर हो जाते। और इमरान खान को कोई का ये ख्याल है कि जब तक उनकी मर्जी का आर्मी चीफ ना आ जाए, जो वो समझते हैं कि फैज हमीद हो, तब तक वो मुल्क पे दोबारा वजीर आजम नहीं बन सकते। लिहाजा ये जी। 9 मई हो या नवंबर का एहतजाज हो, ये दोनों आसिम मुनीर के खिलाफ साजिशें थी, और दोनों आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कराने की कोशिशें थी, और दोनों में इमरान खान और फैज हमीद का मुश्तरका मुफाद था। सर, मैं यहाँ ना पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि कहा जा रहा है ये कि जो 26 नवंबर की प्लानिंग है ना, वो 8 फरवरी को की गई थी। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, 26 नवंबर की प्लानिंग 8 फरवरी को की गई थी या उसके बाद की गई थी, ये प्लानिंग तो थी ना कि हम आसिम मुनीर को और हुकूमत को निकाल दें तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हुँ। इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं या इक़्तिदार पे कब्जा करते हैं तो वो सबसे पहले आसिम मुनीर की छुट्टी कराएंगे और फैज़ हमीद को वापस लाएंगे। और फैज़ हमीद को का ये ख्याल है कि आसिम मुनीर जाएगा तो उनका कोई रास्ता बन सकता है। वो आगे पीटीआई की सियासत कर सकते हैं। कौन बड़ा मुलजिम है, कौन छोटा मुलजिम है, ये फ़ज़ूल बहस है। दोनों बराबर के मुलजिम हैं। बुशरा बीबी भी इसमें बराबर की मुलजिम है, क्योंकि वो सारी प्लानिंग में शरीक थी और वो ये सारी प्लानिंग कर रही थी साथ मिलकर। 9 मई वाले दिन इमरान खान अंदर था तो बुशरा बीबी और मुराद सईद एग्जीक्यूट कर रहे थे, फैज़ हमीद राब्ते में था। 8 फरवरी को फैज़ हमीद मुल्क के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था, और पीटीआई के लोगों के जो कामयाबी के नोटिफिकेशंस करवाने की कोशिश करते रहे और हर जगह दबाव डाल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये बहस के इमरान खान ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया कि फैज़ हमीद ने इमरान खान को इस्तेमाल किया। दोनों का बराबर मुफाद था। वो अपने बराबर मुफाद के लिए दोनों इकट्ठे चल रहे थे। दोनों का मुफाद था, वो वज़ीर आज़म बनना चाहता था, वो चीफ बनना चाहता था, वो उस चीफ को निकालना चाहता था। तो ये बराबर मुफाद की लड़ाई है, बड़े-छोटे मुल्ज़िम की बात नहीं है। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आदिल बाज़ई केस को लेकर। तो एमएनए जो हैं, उनको सर बहाल कर दिया गया है।
आपको नहीं लगता कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी खार निकाली गई है, सिर्फ़ 2 समातों में इस केस को निपटा दिया गया, एक में डिमोट किया गया और दूसरे में सारे फैसला उड़ा के रख दिया गया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ठीक है, मंसूर अली शाह साहब का गुस्सा हमें समझ आता है, एक तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, दूसरा उनका जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने 2 वज़ाहतें भी जारी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनके उनकी उस केस पे उनकी वज़ाहतों को खातर में नहीं लाया। तो मेरे ख़्याल में अब मंसूर अली शाह और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ज़ाती अदावत हो गई है। दोनों पर्सनल वेंडेटा नज़र आता है मंसूर अली शाह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी और इलेक्शन कमीशन के साथ भी। लिहाजा अब वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फरीक तो हो सकते हैं। वो अदालत में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई दरखास्त तो दायर कर सकते हैं, लेकिन अब वो जज नहीं हो सकते। मुझे ये लगता है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के मामलात और उनके केसेस से अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि ही इज नाउ अ पार्टी टू इलेक्शन कमीशन। खूब मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, उसमें नजरसानी के बाद जिस किस्म की उन्होंने वजाहतें जारी की हैं, मंसूर अली शाह अब अपनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से न्यूट्रलिटी खो गए हैं। वो एक फरीक बन गए हैं, वो पार्टी बन गए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। लिहाजा इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जब आपका पर्सनल वेंडेटा हो और आप पर्सनली किसी चीज के खिलाफ हो, आपकी राय बन चुकी हो, तो आपको उसके केस नहीं सुनने चाहिए। लेकिन चूंकि सियासी सहूलतकारी है, पीटीआई है, इसमें कोई इंसाफ के तकाजे या असूल तो है नहीं, ये तो एक सियासी लड़ाई जारी है और मंसूर अली शाह साहब एक सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस सियासी लड़ाई में ही बाज़ई साहब को उन्होंने किया है। शुक्र करें उन्होंने वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ को जेल जाने के अहकामात नहीं जारी कर दिए। मैं तो तवक्को कर रहा था कि इस केस में वो नवाज़ शरीफ को 6 महीने कैद दे देंगे और आदिल बाज़ई को फौरन वज़ीर आज़म बनाने का हुक्म जारी कर देंगे, उनका बस चले। तो मेरे ख्याल में उनका पर्सनल वेंडाटा है, ये केस आगे नज़रसानी में जाएगा। इस हवाले से मज़ीद कानून साज़ी भी होगी और जब आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों वाला फैसले का करेगा, तो आदिल बाज़ई वाला फैसला भी ठीक हो जाएगा। उसी में जो ये मंसूर अली शाह साहब का फैसला है, वो भी अनडू हो जाएगा। अगर हुक्मरान जमात को नज़रसानी में मखसूस नशिस्तें मिल गईं, तो फिर ये सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।